नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम खबरों से आपको कराएंगे मुखातिब, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। शाहजहांपुर में मस्जिद के अंदर धार्मिक ग्रंथ को लगाई आग, सड़कों पर उतरे मुस्लिम समुदाय के लोग, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सीएम योगी का खौफ, ब्लॉक प्रमुख ने हाथ में गंगाजल उठाकर खाई कसम, कहा मैं ईमानदार हूं। महामारी की तरह तेजी से फैल रहा डेंगू, कई स्कूल भी आई चपेट में, हाईकोर्ट ने अफसरों को किया तलब। अलीगढ़ महिला अस्पताल में संविदा कर्मियों ने सीएमएस और कर्मचारियों को बनाया बंधक, ऑफिस के बाहर फेंका गया कूड़ा। बच्चों में मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने दलित की झोपड़ी में लगाई आग, सब कुछ जलकर हुआ खाक। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश स्थित शाहजहांपुर में मुस्लिम समुदाय के धार्मिक ग्रंथ को मस्जिद के भीतर आग के हवाले करने वाले मामले सामने आए हैं। मामले की जानकारी होते ही मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। आनंद फानन में पुलिस के आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाना बुझाना शुरू किया। मस्जिद में हुई इस घटना के बाद विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बलों को उतारा गया। वहीं शाहजहांपुर मस्जिद की इमाम और पुलिस के आला अधिकारी और संभ्रांत व्यक्तियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। इस सब के बावजूद लोगों का घटनास्थल पर आना लगातार जारी रहा। इस बीच घटनास्थल से थोड़ी ही दूरी पर कुछ शरारती तत्वों ने बीच रोड पर बैनर फाड़कर आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत मौके पर जाकर आग को बुझाया और हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को खदेड़ दिया। बता दें कि पुलिस अध्यक्ष एस आनंद का कहना है कि मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की तलाश लगातार की जा रही है। जल्द ही पूरे मामले से पर्दा उठ जाएगा और साथ ही एस आनंद ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की। बता दें कि शाहजहांपुर एसपी एस आनंद ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि कोतवाली थाना क्षेत्र के एक धार्मिक स्थल पर एक धार्मिक ग्रंथ के कुछ जलाए हुए पन्ने मिले हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों से बातचीत कर उसे मामला दर्ज कराया और सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है। फिलहाल मौके पर पुलिस बल तैनात है और घटना से पहले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसके आधार पर शिनाख्त की जा रही है फिलहाल के लिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार करते हुए भ्रष्ट सीओ का डिमोशन कर उसे सिपाही बना दिया, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों और नेताओं में इस कदर डर समाया गया है और वो खुद को एकदम पाक साफ साबित करने में लगे हुए हैं। बता दें, ऐसा ही एक मामला बस्ती जनपद को देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी नेता और सदर ब्लॉक प्रमुख राकेश श्रीवास्तव ने सबके सामने गंगाजल उठाकर कसम खा ली और कहा कि उन्होंने कभी किसी से कमीशन नहीं मांगी है और ना ही वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और बस्ती में बीजेपी नेता राकेश श्रीवास्तव का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने आप को ईमानदार साबित करने के लिए हाथ में गंगाजल तक उठा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि उसमें बड़ा कोई और 100% शुद्ध और योगी सरकार को नीतियों पर खरा नेता है। बता दें कि राकेश श्रीवास्तव सदर के ब्लॉक प्रमुख हैं और पूर्व में प्रदेश महामंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उन्हें खुद को ईमानदार साबित करने की जरूरत पड़ी है, और इस सवाल का उन्होंने खुद ही जवाब दिया। राकेश श्रीवास्तव ने कहा कि कुछ अराजक तत्वों ने उन पर आरोप लगाए हैं कि वो मनरेगा के कार्य में कमीशन मांगते हैं, जो कि पूरी तरीके से निराधार और गलत है। कोई भी ब्लॉक का ग्राम प्रधान उन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। एक बैठक के माध्यम से लगभग 80 से अधिक प्रधानों ने उनका समर्थन किया, जबकि सदर ब्लॉक में 102 ग्राम प्रधान हैं और उन्होंने दावा किया कि सब के सब उनके साथ हैं और कोई भी ग्राम प्रधान भ्रष्टाचार या कमीशन मांगने का आरोप उन पर नहीं लगा सकता। संगम नगरी प्रयागराज में डेंगू के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। यहां पर अब तक तकरीबन 1000 लोगों की इलाज रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है और इसके साथ ही आधा दर्जन मौतें भी हो चुकी हैं। हालांकि ये सरकारी आंकड़े जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं और जिले में डेंगू के मच्छरों ने अब तक स्कूल में भी डंक मारना शुरू कर दिया है। बता दें, यहां पिछले हफ्ते शहर के एक नामचीन स्कूल में डेंगू पीड़ित एक टीचर की क्लासरूम में ही मौत हो गई थी। अब सीबीएसई बोर्ड से संबंधित वीआईएमसी स्कूल के 1.5 दर्जन के करीब टीचर डेंगू और वायरल बुखार की चपेट में आ गए हैं। तमाम टीचरों के बीमार होने के बाद स्कूल को बंद कर दिया गया है।
प्रयागराज में हालात इतने बेहतर और इतने बदतर होते जा रहे हैं कि डेंगू अब कोरोना की तरह महामारी का रूप लेता जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी जिले में डेंगू के हालात पर गहरी नाराजगी जताते हुए अफसरों को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकारी अधिकारी आंकड़ों की बाजीगिरी में लगे हुए हैं, जबकि जमीनी हकीकत एकदम अलग है। कोर्ट ने अफसरों को 48 घंटे के भीतर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का आदेश दिया। साथ ही डीएम और सीएमओ समेत तमाम अफसरों को 4 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से तलब भी किया गया। बता दें, प्रयागराज में डेंगू भले ही खतरनाक रूप से लेता जा रहा है, लेकिन सरकारी अमला साफ सफाई और एंटी लार्वा के छिड़काव में फिसड्डी साबित हो रहा है और ज्यादातर काम सरकारी फाइलों तक ही सीमित है। कहा जा सकता है कि महामारी जो फैलती है उसी के हालात में व्यवस्थाएं राम भरोसे ही चल रही हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स को लेकर भी मारामारी की नौबत सामने आ रही है। यूपी में अलीगढ़ के जिला महिला अस्पताल में निकाले जाने से नाराज संविदा कर्मियों ने अलीगढ़ सीएमएस ऑफिस के बाहर बैठकर प्रदर्शन किया। सुबह से प्रदर्शन करते हुए संविदा कर्मी की जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने सीएमएस ऑफिस के बाहर ताला लगा दिया और वहां कूड़े का ढेर फेंक दिया। बता दें कि सीएमएस और कर्मचारी काफी देर तक बंधक बने रहे, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और मजिस्ट्रेट ने उनको वहां से निकाला। संविदा कर्मियों ने बताया कि 4 साल से हम नौकरी कर रहे हैं और मैडम ने हमें बिना नोटिस दिए नौकरी से निकाल दिया और कहा कि आपकी जरूरत नहीं है, लखनऊ कंपनी से बात कीजिए। और कंपनी ने मना किया है, हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं किया है, ना हमने किसी को निकाला है। सीएमएस ने फर्जी तरीके से निकाला है और आज हम यहां पर धरना दे रहे हैं और धरने पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। मजबूरन हमें सीएमएस ऑफिस के बाहर ताला लगाना पड़ा और कूड़ा गिराना पड़ा। वहीं मामले पर सीएमएस डॉक्टर रेणु शर्मा ने बताया है कि हमारे यहां एमसीएच बिल्डिंग है और इसमें 10 सफाई कर्मचारी और 1 माली कार्य करते हैं। और बता दें कि आउटपुट कंपनी से अब क्लीनिंग और गार्डनिंग का कॉन्ट्रैक्ट दूसरी कंपनी को चला गया है, वहां भी कार्य कर रही हैं। 2 कंपनियों के डुप्लीकेसी होने की वजह से हमारे पास ऑडिट ऑब्जेक्शन आया है और ये डबल पेमेंट हो रही है। एक ही कंपनी है, इसलिए दोनों का पेमेंट नहीं किया जा सकता। अब ऑब्जेक्शन को निर्धारित करने के तहत मैंने कंपनी वालों को लिखा है कि आप 40 में से 10 सफाई कर्मचारियों और माली को वापस ले लीजिए। सीएमएस ने आगे कहा है कि हमारे यहां से उनका पैसा देना संभव नहीं होगा। उनके विरोध में लोग यहां पर मेरे खिलाफ धरना दे रहे हैं। शायद कंपनी ने बताया हो कि मैंने निकाला है और मेरा कहना है कि ये कंपनी इनको वापस ले और कहीं भी समायोजित कर दे। और उनके कर्मचारी हैं और उनके द्वारा मेरे ऑफिस में बाहर गंदगी डाली गई है और मुझे बंद कर दिया गया और ताला लगा दिया गया। मेरे पास सभी कर्मचारी मौजूद हैं और हम सबको बंद कर दिया है। बता दें कि मैंने पुलिस को सूचना दी है और अधिकारियों को भी बता दिया है इस मामले में। यूपी के उन्नाव में कानून व्यवस्था भगवान भरोसे ही है और आपको बता दें, यहां बेखौफ दबंगों ने बच्चों से हुए मामूली विवादों के बाद दलित परिवार की झोपड़ी में आग लगा दी। झोपड़ी में आग लगने का विरोध करने पर दबंगों ने दलित परिवार के लोगों को जमकर पीटा। आग से लाखों की संपत्ति और नकदी भी जलकर राख हो गई। घटना का सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के कन्वापुर गांव में दलित परिवार पर दबंगों का कहर टूटा है और बच्चों में हुई कहासुनी को बड़ों में विवाद की वजह बन गई है और जिसके चलते दबंगों ने दलित परिवार की झोपड़ी में आग लगा दी। देखते ही देखते पूरी झोपड़ी जलकर खाक हो गई और झोपड़ी के भीतर रखे कपड़े, राशन और गृहस्थी के सामान सहित नकदी भी जलकर राख हो गई। साथ ही बता दें कि समय होने के कारण गांव के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन अब विकराल रूप ले चुकी थी आग और सब कुछ राख कर दिया उसने। बता दें कि उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहां पर अपराधी इस कदर बेखौफ हैं कि उन्हें पुलिस और कानूनी की जरा भी फिक्र नहीं है और बेखौफ दबंगों ने आग लगाने का विरोध करने पर पीड़ित दलित परिवार के युवकों को जमकर पीट दिया। और यही नहीं, झोपड़ियों में आग लगाकर सभी मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस देर रात से सुबह तक मामले की लीपापोती में करती रही और इसमें जुटी भी रही फिलहाल। और सुबह मामला बढ़ता देख पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर पीड़ित परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।
भिगोना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा, पर कौन बोला? रेसिपी फॉलो करना पड़ेगा। थोड़ा सीख, थोड़ा सॉफ्ट, थोड़ा कुक्ड, थोड़ा रॉ, थोड़ा रोस्ट, थोड़ा फ्राई, थोड़ा लो, थोड़ा हाई, थोड़ा अपना वाला ट्राई। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट, मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट, मेरा ट्विस्ट। वंडर मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार, ताकि हर खाने वाले को याद रहे बनाने वाले का नाम। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। मेरा ट्विस्ट, वंडर मसाला। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट। तुम्हें अपनी गोद में खिलाने जैसा कोई एहसास नहीं दुनिया में। पर एक दिन था जब मुझे लगा कि शायद मुझे ये मौका कभी मिलेगा ही नहीं। तुम आने वाले थे और पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई। लाइफ एक दिन बिना किसी वार्निंग के बदल गई। यू वांट टू स्लीप? ओके ओके ओके, सो जा सो जा। पता है, बहुत डर गया था मैं। तुम दोनों अकेले थे, अगर मुझे कुछ हो जाता तो तब मैंने एक लेटर भी लिखा था। क्या लिखा था? हा? लिखा था कि मैं अभी तक तुमसे मिला भी नहीं हूं और आई लव यू सो मच ऑलरेडी। मैं तुम्हें बड़ा होते हुए देखना चाहता था। लाइफ का शायद कोई और ही प्लान था। अरे, तुम दोनों को कभी मेरी कमी महसूस ना हो, इसलिए मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। लाइफ कब और कैसे बदल जाए ये किसी को नहीं पता, इसलिए अपनों का फ्यूचर आज ही सिक्योर करें HDFC लाइफ टर्म प्लान्स के साथ। HDFC लाइफ, सर उठा के जियो। ब्रेक में आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि यूपी के बरेली में एक किसान की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उसने दानेदारों से अपने उधार दिए हुए पैसे वापस मांग लिए थे। ये वारदात अकलोड़िया थाना क्षेत्र के गांव गुलिड़िया की बताई जा रही है। किसान ने गांव के 3 लोगों को 5,000 रुपए उधार दिए थे, लेकिन जब उसने अपने पैसे मांगे तो दबंगों ने धारदार हथियार से किसान की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में नामजद 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर के मुताबिक गांव गुलड़िया निवासी 38 साल के फूलचंद ने अपने ही गांव के महेंद्र, आकाश शर्मा और अनु श्रीवास्तव को 5,000 रुपए उधार दिए थे। इन तीनों लोगों ने उस पर पैसे से दिवाली पर जुआ खेला और उन पैसों को जुए में हार गए। फूलचंद ने जब उन लोगों से अपने उधार दिए पैसे वापस मांगे तो तीनों 31 अक्टूबर की शाम फूलचंद को बुलाकर उसके खेत पर ले गए और वहां उसकी धारदार बांका से फाड़कर उसकी हत्या कर दी गई। और जब फूलचंद काफी समय तक घर वापस नहीं लौटे तो परिजनों को चिंता सताने लगी। परिजनों ने फूलचंद का फोन लगाया, लेकिन फोन स्विच ऑफ आया था। फूलचंद को तलाशते हुए जब परिजन खेत पर पहुंचे तो वहां उन्होंने किसान का खून से लथपथ शव गन्ने के खेत में खरंजे के किनारे पड़ा मिला और इसके बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने घटनास्थल की जांच की और शव के कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और मृतक अपने पीछे 5 संतानें छोड़ गया है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है फिलहाल के लिए। यूपी के किराना के 2.5 फीट के अजीम मंसूरी की आखिरकार शादी की हसरत बुधवार को पूरी हो गई है। बता दें कि सेहरा पहनकर दूल्हा बने अजीम मंसूरी बारात के साथ हापुड़ पहुंचे और यहां 2.5 फीट के अजीम मंसूरी का 3 फीट की बुशारा के साथ उनका निकाह हो गया। और अपने छोटे कद के शादी की मंशा सार्वजनिक करने के बाद अजीम केवल किराना ही नहीं पूरे देश में चर्चित चेहरा बन गए हैं। और दरअसल अजीम मंसूरी पिछले 1.5 साल से शादी के लिए परेशान थे। उन्होंने अपनी शादी करवाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगाई थी और पिछले साल 2.5 फीट के अजीम मंसूरी ने कोतवाली को पहुंचकर पुलिस से शादी कराने की गुहार लगाई थी। अजीम ने कहा कि सरकार आप दिल्ली की
हूटर वाली गाड़ी बुला लो और मेरे साथ घर चलो और मेरे अब्बू अम्मी से मेरी शादी कराने के लिए सिफारिश कर दो। मैं आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर भी नहीं भूलूंगा। अजीम मंसूरी ने अपनी शादी की गुहार को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव तक गुहार लगाई थी। वही यहाँ जो मंसूरी के दुल्हा बनने से परिवार में खुशी का माहौल बना हुआ है और पहले ये बारात हापुड़ 7 नवंबर को जानी थी, लेकिन अचानक शादी की तारीख 2 नवंबर को कर दी गई है। बारात में लगभग 20 लोग शामिल हुए और अकेराना के मशहूर 2.5 फीट के अजीम मंसूरी 1.5 साल से शादी के लिए थाने में चक्कर काट रहे थे। अजीम मंसूरी की शादी से परिजनों में खुशी का माहौल है। अजीम मंसूरी ने अपनी शादी को लेकर स्थानीय प्रशासन मुख्यमंत्री के दरबार तक अपनी अर्जी लगा दी थी और अजीम मंसूरी ने अब्बू का कहना है कि वो अपने बेटे के सर पर शादी का सेहरा देखना चाहते थे और ऊपर वालों ने उनकी ये तमन्ना आज पूरी कर दी है। अलीगढ़ के गांधी परिवार थाना क्षेत्र के गांधीनगर में रहने वाले बीजेपी नेत्री अधिवक्ता के पालतू कुत्ते का किसी अज्ञात शख्स ने जड़ से पैर काट दिया है और मामले पर बीजेपी नेत्री ने थाना गांधी पार्क में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। दरअसल बीजेपी नेत्री प्रीति का पालतू कुत्ता मोहल्ले में घूमने निकला हुआ था और कुत्ते शेरू जिसकी उम्र करीब 1.5 वर्ष की थी और 29 अक्टूबर को अचानक वो गायब हो गया और जब काफी खोजबीन की तो वो नहीं मिला। 2 दिन बाद जब वो लौट कर आया तो उसका एक पैर कटा हुआ मिला और बीजेपी नेत्री ने थाना गांधी पार्क में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। बीजेपी नेत्री प्रीति ने बताया है कि उसका कुत्ता जिस नाम से शेरू है और वो 29 तारीख रात को घर से गेट पर खड़ा हुआ था और वहां से कुछ लड़के उसके इलाके से बाहर लेकर गए हुए थे और क्योंकि हमारे साइड तो घर के आसपास कैमरे लगे हुए हैं, वहां से दूर ले जाकर उस पर तेज धार हथियार से वार कर दिया गया। 31 तारीख को सुबह वो जब आकर घर के दस्तावेज और दरवाजे पर बैठा तो गली में हंगामा हो गया और इसका पैर कहां चला गया कि कुछ आपराधिक तत्वों के लोग हैं जिन्होंने मेरे कुत्ते पर आक्रमण किया है और उसका पूरा एक पैर काट दिया गया। मैंने एफआईआर दर्ज कराई है और पुलिस तहकीकात कर रही है। कुत्ते का मेडिकल हुआ है, सरकारी रिपोर्ट बनी हुई है और पुलिस जांच करेगी कि किन लोगों ने ये ऐसा किया है। और मामले पर पुलिस क्षेत्र अधिकारी शिव प्रताप सिंह ने बताया कि एक प्रीति एडवोकेट हैं और उन्होंने एक अभियोजक का पंजीकरण करवाया है और उनका पालतू कुत्ता शेरू 29 तारीख को घर से गायब हो गया था। 31 तारीख को जब अपने आप वो घर पहुंचा तो उसका एक पैर कटा हुआ था। इस पर उन्होंने अभियोग पंजीकृत कराया है और मामले में कार्रवाई की जा रही है और पैर कटने से कुत्ता काफी परेशान हो रहा था। गाजियाबाद में चोरी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दिवाली के दौरान अपने फ्लाइट बंद करके भाग गए परिवार के एक घर में घुसकर चोरों ने घर से करीब 20 लाख के गहने चोरी किए थे, लेकिन उसमें से 4 लाख के गहने कोरियर के जरिए परिवार को वापस मिल गए हैं। बता दें कि पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है और आखिरकार ये कोरियर किसने किया। मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि राजनगर एक्सटेंशन की फॉर्च्यून सोसाइटी में प्रीति सिरोह के फ्लैट में 20 लाख के गहने चोरी करने वाले चोरों ने 4 लाख के गहने कुरियर से वापस भेज दिए हैं और पुलिस कुरियर कंपनी के दफ्तर पहुंची तो पता चला कि चोरों ने कुरियर फर्जी नाम पते से किया है और हालांकि कुरियर करने आए 2 युवक के फोटो पुलिस को मिल गए हैं और ये दफ्तर के सीसीटीवी की फुटेज से तैयार किए गए हैं। बता दें कि अब इनकी तलाश की जा रही है। दरअसल 29 अक्टूबर की दोपहर प्रीति के फ्लैट पर एक कुरियर पहुंचा जो उन्होंने बुक नहीं किया हुआ था। प्रीति और उनके बेटे ने इसकी पुलिस को सूचना दी और कुरियर खोलना तो उसमें प्लास्टिक के डिब्बे और पर्स में चोरी हुए करीब 4 लाख की कीमत के गहने मिले। प्रीति के बेटे हर्ष ने बताया कि उनका पहले आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम था, वहीं सोने के कुछ गहने घर में रखे मिले थे और चोर 23 अक्टूबर की रात सोने के गहनों के साथ आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी ले गए। और सीओ द्वितीय आलोक दुबे ने बताया है कि मामले की जांच की जा रही है और फुटेज के आधार पर चोरों की तलाशी की जा रही है। जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा चोरों को और पुलिस के मुताबिक कुरियर हापुड़ से भेजा गया है और कुरियर कंपनी का रिकॉर्ड और फुटेज खंगालने पर पता चला है कि 2 युवक कुरियर कंपनी के साथ कार्यालय के कुरियर कराने आए थे। और बता दें कि कुरियर राजदीप ज्वेलर सराफा बाजार हापुड़ के नाम पते से भेजा गया था और पुलिस दिए गए पते पर पहुंची तो इस नाम की कोई दुकान नहीं मिली और उस पर दिया गया मोबाइल नंबर भी फर्जी निकला। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद ही से ही वाराणसी में श्रद्धालुओं का पलट प्रभाव उमड़ रहा है और यहां पर उन्होंने
आरतियों में शामिल होने वाले भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन दोगुनी हो गई है। साथ ही नया रिकॉर्ड और कॉरिडोर लोगों को आकर्षित कर रहा है और इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है और लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। काशी विश्वनाथ में प्रतिदिन 5 आरती की जाती है, जिसमें भोर में होने वाली मंगला आरती और मध्य भोग आरती और सप्तऋषि आरती, श्रृंगार भोग और रात्रि के शयन आरती होती है। और काशी विश्वनाथ धाम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील वर्मा ने बताया कि टिकट के माध्यम से सुगम दर्शन के द्वारा काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के पहले दिसंबर 2020 से सितंबर 2021 तक चारों दैनिक आरती में शामिल होने वाले भक्तों की संख्या 58,096 थी, जबकि लोकार्पण के बाद चारों आरती में शामिल होने के वाले की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है, यानी कि 1,26,510 हो गई है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में आरती में शामिल होने वाले भक्तों की संख्या और बढ़ने की संभावना है। और काशी विश्वनाथ धाम में आचार्य नीरज कुमार पांडे ने बताया है कि श्री विश्वनाथ भगवान की आरती चारों वेदों में अधिकारित है और उन्होंने बताया है कि महादेव के दर्शन के साथ ही भक्तों को आरती का विशेष फल मिलता है। विश्वनाथ धाम के विस्तृतीकरण के बाद सावन के महीने में जहां 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई, तो वहीं धाम के लोकार्पण के बाद बाबा की आरती में शामिल होने वाले की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई। और बता दें कि प्रधान ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ के दिन की शुरुआत मंगल आरती से होती है, दोपहर में भोग आरती, शाम में सप्तऋषि आरती और उसके बाद श्रृंगार भोग आरती होती है और रात्रि में महादेव शयन के समय शयन आरती की जाती है और जिसमें टिकट बिक्री नहीं होती है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। Amazon Great Indian Festival starting 23rd September. रमेश के घर बड़ा वाला टीवी आया, पम्मी जी ने लेटेस्ट फैशन सबको दिलाया, चंचल ने भी नया फोन बढ़िया डील में पाया। अरे बोलो बोलो पूरे मोहल्ले को जानना है। Amazon से लिया, Amazon से लिया, Amazon, Amazon, Amazon। आ रहा है Amazon Great Indian Festival, बड़े ब्रांड्स पर बड़ी डील्स, नो कॉस्ट EMI और बैंक डिस्काउंट 23 सितंबर से लिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि गोंडा में नवाबगंज के नंदिनी नगर में आयोजित 3 दिवसीय ग्रैंड फिक्स नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप का आखिरी दिन रहा। इसकी अध्यक्षता भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण कर रहे हैं। बीजेपी सांसद ने बताया कि इस कुश्ती में देश के टॉप 10 और टॉप रैंकिंग के महिला पहलवानों ने प्रतिभाग किया है। इसमें विजयी स्वर्ण पदक पहलवानों ने 15,000 रुपए और रजत पदक विजेताओं को 13,000 रुपए और कांस्य पदक विजेताओं को 10,000 दिए जाएंगे। वहीं राहुल गांधी को लेकर सांसद ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राहुल गांधी के आने के बाद पार्टी धीरे धीरे अपना स्थान खोती जा रही है। मैं नंदिनी नगर में बैठकर भगवान से प्रार्थना करता हूं कि थोड़ी ताकत इनको दे दीजिए और ये देश के लिए जरूरी है। इसके साथ ही बीजेपी सांसद ने मेरठ में हुए 400 लोगों के धर्मांतरण पर कहा कि साहब ये तो अपनी मर्जी है, यहाँ तो रोज हो रहा है और गोंडा जिले के कटरा में हो रहा है और बता दें कि नवाबगंज में हो रहा है, आपके गोंडा जिले में भी हो रहा है। यहाँ हर रोज और हर जगह हो रहा है। अब क्या कहा जाए, हमारे जिले में भी परिस्थितियां भी हैं और बहुत से लोग हिंदू समाज से मुस्लिम समाज में गए और उस समय परिस्थितियां ऐसी ही थी। विदेशी आक्रांताओं ने तलवार के बल पर यह किया, लेकिन इस समय क्या स्थिति है मैं उससे अवगत नहीं हूं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के राहुल गांधी की तुलना साईं बाबा से करने और भारत जोड़ो यात्रा पर कहा कि प्रयास अच्छा कर रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि कांग्रेस थोड़ा मजबूत हो जाए, क्योंकि कांग्रेस का रहना बहुत ज्यादा इसमें जरूरी हो जाता है। तो बता दें ये पूरा मामला इसको लेकर सामने आया है, जहां वो निशाना साधते हुए नजर आए कांग्रेस पर।
रेलवे स्टेशन पर हड़बड़ी और लापरवाही हादसे का शिकार बना देती है और यात्रियों से एहतियात बरतने की अपील की जाती है, लेकिन फिर भी ऐसे हादसे कहीं ना कहीं सामने ही आ जाते हैं। ऐसी ही घटना अमेठी रेलवे स्टेशन पर देखने को मिली। यहां ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने के दौरान हड़बड़ाहट में एक बुजुर्ग महिला ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गई। हालांकि ट्रेन चलती इससे पहले ही रेलवे के एक कर्मचारी ने उनकी जान बचा ली। महिला को गिरता देख टीटीआई बिना देरी के दौड़ा और मौके पर आया और बुजुर्ग महिला को ट्रेन के बीच से खींचकर सकुशल बाहर निकाला। यह घटना दोपहर करीब 2 बजे की बताई जा रही थी और जिस वक्त अमृतसर से हावड़ा जा रही पंजाब मेल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर रुकी हुई थी और ट्रेन रुकते ही S4 कोच में सवार एक 60 वर्षीय महिला कुछ सामान लेने प्लेटफॉर्म पर उतरी और उन्हें ट्रेन के टलने का आभास हुआ और वो वापस दौड़ने लगी। इसी क्रम में संतुलन बिगड़ने के कारण महिला ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गई और स्टेशन पर मौजूद टीटी राजेंद्र सिंह ने दौड़कर महिला को सकुशल बाहर निकाल लिया। महिला को निकालने के दौरान जमीन पर गिरने से राजेंद्र को भी मामूली चोट आई है और राजेंद्र ने इतना ही नहीं किया बल्कि महिला को ट्रेन में उसकी सीट पर भी बिठाया और गंतव्य के लिए रवाना कर दिया। इस घटना के बाद से आपको बता दें कि राजेंद्र ने बताया कि बुजुर्ग महिला ट्रेन में चढ़ने के दौरान फंस गई थी और जैसे ही उनकी नजर उस पर पड़ी तो वो दौड़कर वहां पर गए और उनकी जान बचाई। और एक अन्य टीटी ने बताया कि ट्रेन को रुकवाकर महिला को उनकी सीट पर बिठवाया गया। गाजियाबाद के कौशाम्बी थाना पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये शातिर चोर गली मोहल्ले में खड़े वाहनों में गाड़ी की बैटरी और महंगा सामान चोरी कर लिया करते थे और पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में चोरी के सामान बरामद किए हैं। दरअसल गाजियाबाद की कौशाम्बी पुलिस को चोरों ने कार से पलक झपकते ही सैकड़ों बैटरी चुराने का डेमो भी दिखवाया और कौशाम्बी थाना पुलिस ने इसके अन्य 3 साथियों को भी गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद की कौशाम्बी पुलिस ने बताया कि ये चोर कारों की बैटरी चोरी किया करते हैं और उसमें माहिर भी हैं। पुलिस द्वारा जब इनसे डेमो दिखवाने के लिए कहा गया तब इन्होंने कुछ सेकंड में ही गाड़ी के बोनेट खोल दिए और बता दें कि सीओ स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि दिल्ली एनसीआर में ये अपराधी सक्रिय हैं और पलक झपकते ही गाड़ियों से ईसीएम और बैटरी चोरी कर लिया करते हैं और विभिन्न थाना क्षेत्रों में भी इन पर मामले दर्ज किए गए हैं। ये पहले भी जेल जा चुके हैं। बहुत ही शातिर अंदाज में चोरी की घटना को अंजाम दिया करते हैं ये और पकड़े गए आरोपी सूर्य और निखिल ने पुलिस को बताया है कि अली हसन दिल्ली गाजीपुर में कबाड़ी का काम करता है और चोरी के सामान को खरीदता है। चोरों ने बताया कि अली हसन को ही चोरी के सामान बेचते हैं और चोरों द्वारा बताए जाने के बाद अली हसन नाम के कबाड़ी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया है कि अली हसन से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा पुलिस ने यह भी बताया है कि अली हसन पर करीब 400 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि इन चोरों की गिरफ्तारी से गाजियाबाद और इलाके के आसपास में चोरी की घटना में कमी आएगी। यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कानपुर के जगमदानी ऋषि आश्रम के आसपास के क्षेत्र कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा की, जिस पर 125 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जयवीर सिंह आश्रम में भारतीय जन फाउंडेशन द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश संगीत रत्न सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हुए थे। मंत्री जयवीर सिंह ने यहां कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जनपद कानपुर देहात में कई मंदिर पौराणिक स्थलों का कायाकल्प किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संस्कार और हमारी पुरानी परंपराएं हमारी धरोहर हैं और जब हम ये सब सुरक्षित रखेंगे तभी हम ताकतवर रहेंगे। हमारा भारत देश अपने आदर्श, मूल परंपरा और विरासत को जीवित किए हुए है, जहां नृत्य, कलाएं और हमारी धरोहर देश को और मजबूत बनाती हैं। बीजेपी, पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ इस दिशा में ही काम कर रहे हैं। अपनी धरोहर को जीवित रखकर उन्हें मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। उसी का उदाहरण अयोध्या और दिव्य काशी है, जहां की तस्वीर हमारी संस्कृति और हमारे सम्मान को प्रदर्शित करती है। और वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और विधायक पूनम ने रसूलबाद विधानसभा क्षेत्र सहित जनपद के अन्य पौराणिक स्थलों के कायाकल्प की मांग रखते हुए एक पत्र पर्यटन मंत्री को लिखा था, जिसके बाद ये निर्णय लिया जा रहा है। लखनऊ के राजाजीपुरम में रहने वाले 31 वर्षीय नितिन मिश्रा को अल्बानिया से गिरफ्तार कर लिया गया है। नितिन पर आरोप है कि वो ड्रग्स की तस्करी कर रहा था। हालांकि परिवार वालों का कहना है कि वो कपड़ों का कारोबार करने के लिए अल्बानिया गया हुआ था। नितिन की गिरफ्तारी की जानकारी के बाद से यहां उसके परिवार परेशान है। नितिन के पिता वासुदेव मिश्रा ने भारत सरकार से मदद की मांग की है और नितिन के पिता वासुदेव मिश्रा फूड काउंटर चलाते हैं। हालांकि कोरोना के दौरान काउंटर बंद हो गया था और परिवार
आर्थिक तंगी से जूझने लगा। उनकी पत्नी रेणु मिश्रा को कैंसर है। परिवार में बेटे नितिन के अलावा बड़ी बेटी नैना है जिसकी शादी हो चुकी है। वासुदेव मिश्रा ने बताया कि नितिन ने लखनऊ से इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के बाद 1 साल के लिए कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया। इसके बाद वो नौकरी करने दिल्ली चला गया। दिल्ली में उसने क्यूनेट मार्केटिंग अपनी ज्वाइन की और क्यूनेट कंपनी के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए वो 3 बार मलेशिया और 1 बार दुबई भी गया हुआ था। वर्तमान में ये डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहा था। वसुदेव मिश्रा के मुताबिक प्रधानमंत्री की रोजगार योजना से उत्साहित नितिन ने अपने कपड़ों का कारोबार शुरू करने की तैयारी कर ली थी और इस सिलसिले में 11 अक्टूबर को वो अल्बानिया के लिए घर से निकला हुआ था और 17 अक्टूबर को उसे भारत लौटना था। हालांकि अल्बानिया पहुंचते ही नितिन को गिरफ्तार कर लिया गया। आश्चर्य की बात यह है कि विदेश में नितिन की गिरफ्तारी की सूचना न भारत सरकार को दी गई और न ही उसके परिवार वालों को दी गई। नितिन का अल्बानिया पहुंचने के बाद फोन आया तो परिवार वाले परेशान हो गए और उसे कई कॉल की गई, लेकिन कॉल या तो रिसीव नहीं हुई या फिर स्विच ऑफ बताया जा रहा था। 22 अक्टूबर को नितिन के नंबर से वसुदेव मिश्रा के पास कुछ सेकंड का कॉल आया। ये कॉल नितिन की ही थी और जिसमें उसने बताया कि उसे अरेस्ट कर लिया गया है और अल्बानिया से यूएस ले जा रहे हैं। परिवार वालों के होश उड़ गए ये सुनते के साथ ही। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कहाँ जा रहे हो? दुकान पर बैठो और इसे आगे बढ़ाओ। पापा, दुकान आगे बढ़ाने के लिए मुझे दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है। बस बातें करवा लो इनसे। लो जी मैडम, आपके 4 किलो लड्डू। बेटा इनका लड्डू पैक कराओ। क्यों पापा, बढ़ गई ना दुकान आगे? हाँ बेटा, अब तक सबकी खुशी के लिए मिठाई खिलाई है, मगर आज अपने बेटे के हुनर के लिए खुद खाऊंगा। जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU, इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए